नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने वाले हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। डीपीएसपी इन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या समझे आप? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये क्या होते हैं? राज्यों को कुछ निर्देश प्राप्त होते हैं। राज्यों को कुछ निर्देश प्राप्त होते हैं कि उन्हें किस तरीके से हमारा शासन चलाना है। हमारा संविधान राज्यों को कुछ निर्देश देता है कि उन्हें किस तरीके से देश का शासन चलाना है। तो कुछ निर्देश मिले हुए हैं, उन निर्देशों को हमें याद करना है। क्लियर? आपको अनुच्छेद 35 से 51 तक ये मिल जाएंगे और संविधान का भाग होगा 4। भाग 3 में आपने मूल अधिकार पढ़े, तो भाग 4 में आप नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे। अनुच्छेद कौन से हैं? 35 से 51। तो आइए शुरू करते हैं डीपीएसपी को पढ़ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में कहें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलो, मैं आज लिख कर के लाया हूँ ताकि टाइम कम लगे, आपका नेट भी कम खर्च हो, और अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो हम चीज़ों को थोड़ा स्पीड के साथ करें। तो मैं सभी चीज़ों को देखो स्लाइड में पहले से लिख करके मैंने इनको रखा है ताकि मैं सीधा सीधा पढ़ता रहूँ और अंडरलाइन करता रहूँ, और आप अपने नोट्सों को साथ साथ सीधे सीधे अगर एक एक शब्द लिखो तो फिर यहाँ लिखने में भी थोड़ा समय खर्च होता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से चीज़ें ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो डीपीएसपी अनुच्छेद 35 से 51 हमें याद करना है। कहाँ से कहाँ तक है? 35 से 51 तक हमें याद करना है। भाग कौन सा है? भाग 4 इसका है। कहाँ से लिया आपने? तो हम कहेंगे हमने आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में शामिल किया। आयरलैंड वालों ने कहाँ से लिया? स्पेन से लिया। तो इसका मतलब हमारे देश के जो डीपीएसपी है ये भी स्पेन के संविधान से समानता रखते हैं। तो कभी कभी अगर होशियार एग्जामिनर होगा तो वो ऑप्शन में आयरलैंड नहीं दे करके स्पेन दे देगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान के साथ साम्यता रखते हैं? और उस सवाल के ऑप्शन में आप तो आयरलैंड ढूंढने जाओगे ना, क्योंकि आपको तो पता है कि हमने डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। लेकिन अगर होशियार एग्जामिनर होगा तो वो वहाँ से आयरलैंड को वहाँ से गायब रखेगा और स्पेन दे देगा। तो हमें ध्यान रखने की आयरलैंड ने भी कहाँ से लिए थे? स्पेन से लिए थे। थोड़ी सी बात याद रहेगी। और मोटे तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ही कुछ प्रावधान हमारे 1935 के अधिनियम में भी थे। तो मान लो ऑप्शन में आयरलैंड भी नहीं आए, स्पेन भी नहीं आए और 1935 का अधिनियम आ जाए, तो उसे भी आपको सही समझना है। हमने इन तीनों ही जगहों से हमारे नीति तत्व जो है मिलान करते हुए प्रतीत होते हैं, साम्यता रखते हुए प्रतीत होते हैं। तो बेसिक जानकारी समझ में आई। कौन सा अनुच्छेद? 36 से 51। भाग कौन सा? 4। और हमने लिया कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड वालों ने स्पेन से लिया, और हम कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम में भी वहीं से लिए गए थे। एक संविधान विशेषज्ञ हुआ करते थे ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन साहब ने निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कह दिया। ऑस्टिन साहब ने निदेशक तत्वों और मूल अधिकार दोनों को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। देखो, संविधान की आत्मा के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है। ठाकुरदास भार्गव हुए थे संविधान समिति में, संविधान सभा में, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। एक चीज़ वहाँ याद करनी है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अब यहाँ ग्रैनविल ऑस्टिन साहब क्या कह रहे हैं? ये निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा बता रहे हैं। तो थोड़ा सा इन तीनों विद्वानों के नाम याद रखिएगा। इन तीनों ने संविधान के अलग अलग चीज़ों को संविधान की आत्मा कहा था। क्लियर? थोड़ा सा इधर भी याद रखिएगा। अब देखो, विशेषताएं हमको करनी है। इस निदेशक तत्वों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनसे भी कभी कभार सत्य असत्य टाइप सवाल बन करके आ सकता है। क्लियर? तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। राज्य के नीति एवं कानून बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखेगा। राज्य होगा मतलब हमारी सरकार,
वो चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो जब भी अपना कोई कानून बनाएगी, जब भी कोई नीति बनाएगी, तो इन तत्वों में जो आगे बातें हम बताएंगे, इन तत्वों को जरूर ध्यान में रखेगी। तो राज्य जब भी नीति और कानून बनाएगा, इन तत्वों का जरूर ध्यान रखेगा। अगली विशेषता अगर देखें तो अगली विशेषता क्या होगी, ये विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। ये हमारे किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सरकार को निर्देशित है, ये सरकार को करने के लिए कहते हैं। देखो, मूल अधिकार सरकार को अधिकांश तक ये ऐसा करने से मना कर रहे थे। मूल अधिकार क्या थे, वो कह रहे थे कि सरकार जो है वो नागरिकों को कुछ राइट देगी। क्या है मूल अधिकार? जब हमने पढ़े तो मूल अधिकारों में हमने देखा कि सरकार को वो निर्देश कर रहे थे, वो सरकार से कह रहे थे कि ध्यान रखो, तुम यहाँ के नागरिकों को, व्यक्तियों को, लोगों को ये वाले अधिकार दोगे। उसी तरीके से डीपीएसपी में इसमें हमारा संविधान सरकार से ही बात कर रहा है, सरकार को ही संबोधित कर रहा है और उससे कह रहा है कि तुम्हें कानून बनाते समय इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों के लिए ही अनुदेश है, किसी आम नागरिक के लिए अनुदेश नहीं है। क्लियर? चलो, इनका उद्देश्य क्या है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिए। ये जो लिखा हुआ है शब्द, ये क्या उद्देश्य लिखा हुआ है, जिसको दिख नहीं रहा ढंग से वो देख लेना, उद्देश्य लिखा हुआ है ये उद्देश्य। ठीक है, दो उद्देश्य इसके हम एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, पहला उद्देश्य क्या है, नीति निदेशक तत्वों का लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। और दूसरा उद्देश्य अगर इसमें लिखना चाहो आप तो आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। दोनों को सीधा रट्टा मार के याद करके जाइएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको सवाल के रूप में मिल सकता है। तो नीति तत्वों का उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। ये हमें डीपीएसपी के बारे में याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। एक ऐसे राज्य का निर्माण करना जो नागरिकों को अधिकार भी देता हो और लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में तत्वों का समावेश भी करता हो। ठीक है, और उस देश में, उस राज्य में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना जरूर हो पाए। ठीक है, इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। इस बात का क्या मतलब है, इनकी प्रकृति मतलब जो डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनकी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायोचित है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि राज्य इनका पालन नहीं करे तो हम मतलब नागरिक न्यायालय नहीं जा सकते। इस बात को याद रखो। देखो, मूल अधिकारों से उल्टा है यहाँ पर। मूल अधिकारों के मामले में हमने पढ़ा कि अगर मूल अधिकारों का पालन नहीं करता है तो हम कोर्ट में केस कर सकते थे, है ना। राज्य हमें कि कोई मूल अधिकार नहीं देता है ना, तो हम क्या करते थे, हम कोर्ट में केस कर देते थे उसके खिलाफ। तो वहाँ हमें न्यायालय में जाने की अनुमति थी, इसलिए वो क्या थे, वो न्यायोचित थे। लेकिन यहाँ पर स्थिति उल्टी है। यहाँ पर कैसा है, इनकी प्रकृति कैसी है, डीपीएसपी की, इनकी प्रकृति है गैर न्यायोचित। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार चाहे तो इनका पालन करें, चाहे तो नहीं करे। सरकार को एक तरह से आदर्श के रूप में लेना चाहिए, मतलब सरकार की मर्जी है, वो चाहे तो इनका पालन करें और चाहे नहीं करें। और यही इनकी सबसे बड़ी कमी भी कह सकते हो आप। भाई दे दिया मतलब बोल दिया सरकार को, जैसे ज्ञान की बातें होती है ना, मतलब यहाँ संविधान ने इन तत्वों के माध्यम से ज्ञान भरी बातें करी है। सरकार करना चाहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए। सरकार ये कहती है, हमारा संविधान सरकार से ये कहता है कि आपको निदेशक तत्वों का सम्मान करना चाहिए, आपको इन तत्वों का पालन करना चाहिए। जब भी आप अपनी सरकार चलाओ तो आप कोशिश करो कि इस प्रकार के तत्व, इन चीज़ों को ध्यान में रखो। कानून बनाते समय भी आप इन्हें लागू करने की कोशिश करो, लेकिन सरकार करे या नहीं करे उस पर कोई दंड नहीं हो सकता। तो मूल अधिकार से नीति तत्व का एक प्रकार से अंतर हमको समझ में आया कि मूल अधिकार अगर सरकार लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, मतलब मूल अधिकार क्या हुए, न्यायोचित हो गए। लेकिन यदि
इन तत्वों को डीपीएसपी को अगर सरकार लागू नहीं करती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, डीपीएसपी की प्रकृति गैर न्यायोचित है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अनुच्छेद 37 है ना, वो डीपीएसपी के बारे में क्या बोलता है, निदेशक तत्व देश के मूलभूत तत्व है, शासन के, देश के शासन के मूलभूत तत्व है। ये शब्द लिख लो यहाँ पर, निदेशक तत्व देश के शासन के मूलभूत है। ये कहता है कि देश के शासन के मूलभूत तत्व। यूपीएससी के लिए सवाल पूछा गया एक बार, संविधान के अनुसार देश के शासन के मूलभूत तत्व क्या है, तो कोई तो मूल कर्तव्य लिख के आया, कोई मूल अधिकार लिख के आया, कोई तत्व प्लस मूल अधिकार दोनों लिख करके आया। लेकिन ध्यान रखना, अनुच्छेद 37 खुद ये बात कहता है निदेशक तत्व देश के शासन चलाने के मूलभूत तत्व है। ठीक है, तो अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है। किन के बारे में कही है, डीपीएसपी के बारे में कही गई है। सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शासन के मूलभूत तत्व है, सारभूत तत्व है, तो हम कहेंगे निदेशक तत्वों को। चलो अगली विशेषता देखिए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब हमारा जो न्यायालय जो है, न्यायालय किसी कानून की या किसी कानून को लिखो, न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय इनकी प्रभावकारिता देख सकता है। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई केस आए, चाहे वो मूल अधिकार का हो चाहे किसी और प्रकार का हो, तो हमारे संविधान के समक्ष कोई केस आ जाए ना, तो उस केस को सोल्व करते हुए वह सरकार की ओर से इन तत्वों के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाया है उनको ध्यान में रख सकता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे एक शराबबंदी का मामला होकर हो, बिहार में शराबबंदी कर दी गई, तो अब ये जो पहले शराब की दुकान चलाते थे जो लोग, अब वो यहाँ से निकल करके हाई कोर्ट पहुँचे और बोला कि हमारा जो है बिजनेस करने का मूल अधिकार गया, हमारा बिजनेस करने का मूल अधिकार हनन हो गया, हमें न्याय दो। लेकिन वहाँ कोर्ट ये भी ध्यान रखेगा कि शराबबंदी करना एक प्रकार से डीपीएसपी भी है, राज्य का नीति निदेशक तत्व भी है, तो वहाँ कानून की जांच करते समय थोड़ा बहुत है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, इन्हें देख सकते हैं, इन्हें एक संदर्भ के रूप में जरूर ले सकते हैं। लेकिन इनका पालन नहीं हो तो आप आगे बढ़ करके कोर्ट नहीं जा सकते, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, इस वर्गीकरण को हम देखते हैं। इस वर्गीकरण को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। हमारे डीपीएसपी जितने भी है उनको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग तो है समाजवादी, एक वर्ग कौन सा है, एक वर्ग तो ऐसा है जो समाजवादी है, दूसरा वर्ग कैसा है जो गांधीवादी विचारों पर है, और तीसरा वर्ग डीपीएसपी के वो उदारवादी विचारों पर आधारित है। क्लियर, हम देखते हैं सबसे पहले समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, तो समाजवादी में सबसे पहले हम देखते हैं आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। कौन करेगा, राज्य करेगा। तो अब हेडिंग लिखिए, समाजवादी नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी डीपीएसपी। क्लियर, पहला ही कौन सा होगा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। ये अनुच्छेद 38 के तहत कहा गया। हल्का फुल्का अनुच्छेद भी याद रखें, 2 या तीसरी बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। हेडेक मत करिएगा कि मुझे अनुच्छेद याद ही करने हैं, अपने आप जैसे आपका इनको याद करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, आपको अनुच्छेद अपने आप याद होते जाएंगे। तो समाजवादी डीपीएसपी में पहला डीपीएसपी कौन सा है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। मतलब गैर बराबरी जो समाज में है, सुविधाओं के रूप में कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी को हम ज़्यादा प्रतिष्ठा दे रहे हैं, किसी के जीवन का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, स्वाभिमान नहीं है। कुल मिलाकर ये जो आदर्शवादी बात है, इन्हें सरकार क्या करेगी, समाप्त करेगी और इस असमानता को समाप्त करेगी और इन
आय की प्रतिष्ठा और सुविधा सबकी समानता स्थापित करेगी। तो ये आप जो योजनाएं देखते हो ना, सरकार समय समय पर योजनाएं लाती है गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, विकलांगता पेंशन योजना, वो सभी इन्हीं के तो प्रयासों की ओर जा रही है। समझ रहे हो आप बातों को? सरकार जो बीच बीच में योजनाएं लाती है ना, वो सब इन्हीं इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेकर के आती है। सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं ना बीच बीच में, बेरोजगारी भत्ता योजना, महिलाओं के लिए योजना, SC ST के लिए योजना, विकलांगों के लिए योजना, ये जितनी भी योजनाएं आती हैं वो सब DPSP को केंद्रित करके बनाई जाती है। तो देखो पहला DPSP हमने देखा, ये समाजवादी प्रकार का DPSP है। अनुच्छेद याद रखिएगा 38। अगले में देखो 3-4 आपको लिखने होंगे। तो दूसरे प्रकार में अनुच्छेद 39 जो है उसमें से उसके DPSP हमको याद करने। अनुच्छेद 39 में कौन कौन से हैं? जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। सरकार का काम है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी, उनके जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगी ताकि वो अपना जीवन 2 वक्त का जो खाना है वो प्राप्त कर सके। तो नरेगा स्कीम चलाई गई ना, वो इसी स्कीम को, इसी तत्व को ध्यान में रख करके चलाई गई। जितनी भी योजनाएं आपको सरकारी योजना मिलेगी ना, जो जन कल्याणकारी योजनाएं होगी, सब की सब आपके DPSP का पालन करते हुए बनी हुई होगी। समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण किसमें आएगा? समाजवादी DPSP में आएगा। समुदाय के भौतिक तत्वों का, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, मतलब ऐसा नहीं किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, किसी के पास कम हो जाए। क्लियर? तो ये भी कोशिश यहाँ पर सरकार करेगी। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, ऐसा भी नहीं हो कि देश में कुछ ही लोगों के पास बहुत सारा धन हो जाए और बाकी लोग कंगाल हो जाए, ये भी सरकार रोकने का काम करेगी। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। अगला है स्त्री पुरुष समान कार्य समान वेतन। बहुत बार पूछा गया है, स्त्री पुरुष समान कार्य समान वेतन। महिला और पुरुष में वेतन के अंदर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान रखना, गाँव में बहुत ज़्यादा होता है, महिला श्रमिक को पुरुष श्रमिक की तुलना में कम पैसा दिया जाता है, लेकिन ऐसा करने से रोकने के लिए हमारा नीति तत्व जो है ऐसी बात कहता है अनुच्छेद 39 में, समाजवादी तत्वों के वर्गीकरण में हमें इसे याद करना है। समान कार्य का समान वेतन, याद रखें, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव काम के तौर पर नहीं किया जाएगा। अगले में देखिए, कर्मकारों व बच्चों का बलात् श्रम से संरक्षण, ये मूल अधिकार भी है और ये DPSP के अंदर भी इसे शामिल कर लिया गया है। मतलब जबरदस्ती बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, बच्चों से शोषण नहीं करवाया जाएगा। और मजदूर जो कर्मकार है, मजदूर है, इन्हें भी जानबूझकर जो है मतलब अधिक श्रम वाले हो, जिनका कम वेतन हो, मतलब इनका शोषण नहीं किया जाएगा काम के मामले में, याद रखेंगे। कर्मकारों व बच्चों का बलात् श्रम से संरक्षण, बच्चों का स्वास्थ्य विकास भी करना, ये भी क्या है? समाजवादी तत्वों का एक तरह से एग्जाम्पल है। तो ये सारी 6 इसके अंदर है, वो हमें याद रखने हैं। ये अनुच्छेद 39 के तहत हमें याद रखना। अनुच्छेद एक बार से आपको पूरी तरह से नहीं याद होगा, लेकिन याद रखिए इस पूरे कॉलम में आपको समान कार्य समान वेतन वाला सबसे ज़्यादा स्टार बनाकर उसे याद रखना है कि ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। अनुच्छेद 39 हमने पढ़े समाजवादी तत्व। आगे देखते हैं समाजवादी DPSP में समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। समान न्याय और गरीबों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, ये जो प्रावधान हमने किए ये हमने 39 क में किए हैं, 39 क में हमने कर दिए। याद रखना ये हमने कब जोड़े थे? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा। लिख लो पास में, 42वें संविधान संशोधन से हमने क्या जोड़ा? हमने जोड़ा समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। अगर आप गरीब हैं तो आपका केस लड़ने के लिए सरकार वकील आपको देगी, आपको वकील करने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रावधान हमने कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976 से हमने ये प्रावधान जोड़ लिया। पहले वाला जो पढ़ा ना हमने, पीछे वाला, ये बच्चों का स्वास्थ्य विकास, इसको भी लिखिए 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा।
बच्चों का स्वास्थ्य विकास का जो पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा था वहाँ पर भी लिखी है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अगले में देखिए बेकारी, बुढ़ापा, निशक्तता की दशा में लोक सहायता, मतलब जब अगर आप बूढ़े हो गए हों, वृद्ध हो गए हैं या निशक्त जन हैं, दिव्यांग व्यक्ति है, उनको लोक सहायता, पेंशन वगैरह उनको प्रोवाइड करना, वही आगे ना जितनी भी योजनाएं चलती है सब की सब डीपीएसपी को टच करेगी। तो कोई व्यक्ति अगर विकलांग है, दिव्यांगजन है, कोई व्यक्ति वृद्ध है, कमा नहीं सकता, लाचार है, किसी रोग से ग्रस्त है, तो उन्हें सरकार कुछ सहायता प्रोवाइड करवाना सरकार का एक काम है। करे ना करे, अगर ये मान लो सरकार किसी योजना नहीं चलाए तो आप उन्हें लेकर कोर्ट में नहीं जाओगे, लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि वो चलाएगी। अगर मान लो नहीं चलाए तो आप कुछ ऐसा कुछ खास उखाड़ नहीं सकते। हाँ, बस 5 साल बाद में वोट आएंगे तो वहाँ वोट मत देना, इतना है, कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 41 में आप याद रखोगे इस बात को, बेकारी, बुढ़ापा और निशक्तता की दिशा में लोक सहायता प्रदान करना किसका काम है? राज्य के काम है सारे के सारे। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशा उपलब्ध करवाना, काम की न्यायसंगत मतलब अच्छी और मानवोचित, एक मनुष्य के काम करने लायक जगह उपलब्ध करवाना। जो हमारे कर्मकार काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं ना, उनको जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ छाया होनी चाहिए ढंग से, पीने का पानी अच्छा हो, बैठने की सुविधा हो, उनको सप्ताह में छुट्टी मिले, काम उनको शाम को 5 बजे तक करना हो, मतलब एक टाइमिंग वगैरह सब कुछ ठीक हो। प्रसूति सहायता, महिला श्रमिक अगर है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, जब उनके बच्चे का जन्म हो तो उन्हें उन दिनों में छुट्टियां जरूर मिलनी चाहिए। ऐसी सब बातें कौन करता है? हमारा आर्टिकल 42 करता है। कितनी अच्छी बात है, ये सब मानव कल्याण की बातें, लोक कल्याण की बातें, इनको तो मूल अधिकारों में होना चाहिए था, लेकिन इनको इधर नीति तत्वों में शामिल करवाया गया। और ये राज्य से उम्मीद की जाती है कि राज्य इन सभी का पालन जरूर करेगा आर्टिकल 42 में। क्लियर? अगला में सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, वही वापस श्रमिकों के लिए बात आ गई आर्टिकल 43 में। मतलब उनको इतनी एक मजदूरी दी जाए जिससे वो अपना जीवन निर्वाह तो कर सके। मतलब जो मिनिमम आपको वेजेस मिलते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है, वो भी एक नीति तत्व के द्वारा निर्देशित की गई है। उनका जीवन स्तर अच्छा बना रहे, उनके जो पैसे आप दे रहे हो उनमें उनका जीवन चले, अच्छे कपड़े पहन सके, ऐसी व्यवस्था आप, ऐसी न्यूनतम मजदूरी उनके लिए ज़रूर निर्धारित करोगे, ये कहता है आर्टिकल 43 आपसे बात करता है। ठीक है, उद्योगों की अगली देख लीजिए, अभी हम समाजवादी पढ़ रहे हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। उद्योग जो होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, उनके प्रबंधन में भी श्रमिक जो होते हैं ना, जो आप कहते हैं ना मजदूर नेता, श्रमिक नेता जिसे हम कहते हैं, मजदूर नेता, यहीं से निकल करके आते हैं। उद्योग, अगर मान लो कोई बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के प्रबंधन में मतलब मैनेजमेंट के अंदर श्रमिकों से भी 1-2 प्रतिनिधि वहाँ पर लिए जाएंगे, जिसमें तय होगा कि कितनी मजदूरी दी जाएगी श्रमिकों के लिए, सुरक्षा उपकरण क्या क्या होंगे, साल में छुट्टियाँ कितनी होगी, कोई बोनस मिलना हो तो क्या होगा, दिवाली के समय बोनस कितना मिलेगा, किस त्यौहार पर छुट्टी कैसे होगी, वो सब के सब उस मैनेजमेंट में एंट्री करेंगे। श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि, जो मजदूर नेता फिल्मों में देखते हो ना, मजदूरों का एक लीडर होता है, उनकी जो उनकी ट्रेड यूनियन बनी होती है, वो सभी चीज़ें यहाँ से भी हमें समझनी है। 43 के अंदर ये बात कही गई है। और याद रखेंगे, ये वाला जो अनुच्छेद है, ये वाली जो बात है, ये वाला जो डीपीएसपी है, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब? 1976 आप याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा याद रखेंगे हम कि ये जो डीपीएसपी है कब शामिल किया गया प्रबंधन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 4 डीपीएसपी जो है ना, वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। 3 हम पढ़ चुके हैं, एक चौथा अभी आगे आएगा, तब देखेंगे। ठीक है, 3 आप लिख चुके हो, तीनों को अलग से भी लिख लेना कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने डीपीएसपी जोड़े गए थे? 4 जोड़े गए। कौन कौन से हैं? एग्जाम में पूछ लेगा। क्लियर? अगला समाजवादी देखते हैं, पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य को बढ़ाना। ये अनुच्छेद 47 में कहता है, मतलब लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखना, लोगों के जो खान पान है, पोषाहार का स्तर है, अच्छा पोषण उनको मिले, खाने में पोषक तत्वों की उपस्थिति हो, तो पोषाहार का स्तर है। जो आंगनबाड़ी वगैरह चलती है, वो सब की सब यहीं से मिलेगी आपको। आंगनबाड़ी चलती है ना, जो गाँव में सहायिकाएँ होती है,
आंगनबाड़ी सहायिकाएँ होती है, वो आपको ऐसे जागरूक करती है। अभी जो महीना चला सितंबर का, ये पोषण माह चला था, राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में चल रहा था। तो ये सब क्या है, ये डीपीएसपी की ही देन है। आर्टिकल 47 में ऐसी बात कही गई है। पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखना, याद रखेंगे, समाजवादी तत्व है। अब आए हैं गांधीवादी डीपीएसपी। गांधीवादी डीपीएसपी हमें याद करना है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में है? 40 में। सीधा याद करना, इसमें कोई वो नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का गठन गांधी जी का सपना था। गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज की अवधारणा होनी चाहिए, भारत गांवों में बसता है। गांधी जी ग्राम स्वराज की अवधारणा लेकर चलते थे। तो गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए जो डीपीएसपी हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व। तो पहला हम पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 के अंदर हमें याद करना है, 40 के तहत याद करना है। ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। गांव के जो कुटीर उद्योग, आप देखते हैं ना, बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, जो ऋण देते हैं छोटे छोटे उद्योगों को, महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, वो सभी डीपीएसपी की देन है। ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन कौन से आर्टिकल में करना है? 43 में। अब आप कहोगे हमने 43 पहले लिख लिया है, कोई बात नहीं, उसी का एक भाग यहाँ पर भी काम में आएगा। उसका एक भाग तो समाजवादी बात कर रहा था, एक भाग हो सकता है एक ही अनुच्छेद का दूसरा वाला भाग जो है गांधीवादी बात कर रहा हो, तो यहाँ पर भी उसे याद करना है। तो ग्रामीण कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन भी क्या है? गांधीवादी डीपीएसपी है। सहकारी समितियों का गठन हमने मूल अधिकारों के समय भी देखा था, ठीक है। सहकारी समिति हम जब संगठन बना रहे थे वहाँ पर हमने थोड़ा सा देखा था, क्लियर। हम संविधान की विशेषताओं के समय हमने देखा कि सहकारी समितियों के बारे में बात हुई, तो यहाँ पर भी सहकारी समितियों के गठन को कहा गया है। आर्टिकल आपको याद करना है 43B आपको याद करना है। और ये सहकारी समितियों के गठन का जो प्रावधान है ना, ये 97वां संविधान संशोधन आपको याद करना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों का गठन करने की बात कही गई? 97वां संविधान संशोधन। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा नीति तत्वों में इसको 43B में शामिल किया गया। आर्टिकल 43B सहकारी समितियों के गठन के रूप में, डीपीएसपी के रूप में हमारे संविधान में लिया गया है। ग्रामीण कुटीर उद्योगों का प्रावधान आर्टिकल 43 में, ठीक है। SC ST और वंचित वर्गों के लिए प्रोत्साहन करना, उनकी दशा में सुधार करना, यह आर्टिकल 46, यानी SC ST का सुधार करने के लिए आपको कौन सा अनुच्छेद बताया गया है? नीति तत्वों में 46। तो पूछ सकता है अनुसूचित जाति जनजाति और वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करना या उन्हें शोषण से उनकी सुरक्षा करने के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है नीति तत्वों में? तो हम कहेंगे 46 प्रावधान करता है, ठीक है। शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। जो नशीले पदार्थ होते हैं, जितने भी मादक पदार्थ होते हैं, मदिरा होती है, शराब होते हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने का बात कौन सा अनुच्छेद करता है? 47। अब देखो, अब आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? शराब पर प्रतिबंध लगाओ। जितनी भी नशीले चीज़ें हैं, जिनसे नशा होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन क्या राजस्थान में शराब बंद है? नहीं है ना। इसका मतलब कोई कोर्ट जाकर कहे कि शराब पर प्रतिबंध लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये बात मूल अधिकारों में थोड़ी कही गई है, ये बात नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है। सरकार माने चाहे नहीं माने, राजस्थान सरकार नहीं मान रही शराब बंद करने की बात को। सरकार, हमारे यहाँ पर शराब के ठेके सरकार के लाइसेंस से चलते हैं, इसका मतलब शराब यहाँ पर अलाउ है। तो आप कहोगे तो 47 का उल्लंघन है। भले ही उल्लंघन हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये नीति तत्व तो क्या है? ये एक तरह से निर्देश ही है मात्र, ये बाध्यकारी नहीं है सरकार पर। डीपीएसपी सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? निर्देश के रूप में ही है। सरकार इनको लागू करें तो भी अच्छा, नहीं करें तो भी अच्छा। नहीं करते तो आपको गुस्सा आता है तो 5 साल में चुनाव होते हैं, वोट देके अपना बदला ले लीजिएगा, लेकिन सरकार को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जाओगे। समझ में आई ना बात? चलो, गाय बछड़ा दुधारू पशुओं को प्रोत्साहन देना, इनका संरक्षण करना, इनकी नस्ल सुधार करना, इनकी नस्ल भी सुधार इसके अंदर लिख लीजिए साथ में। गो रक्षा के बारे में बात करना। बहुत हल्ला मचा रखा है ना आजकल गौशाला वालों ने,
ये जो रोज़ रोज़ नया नया चीज़ें, कई बार निर्दोष लोगों को पीट देते हैं, गायों के नाम पर ओवर एक्टिंग करते हैं, तो ये सभी, इसके बारे में भी हमारा एक डीपीएसपी बात करता है गाय की सुरक्षा के लिए। जो भी गाय की नहीं, जो भी दुधारू पशु जो भी है, उन सब की सुरक्षा की बात करता है अनुच्छेद 48। अब अगर सरकार नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप 5 साल बाद में वोट मत देना, लेकिन अनुच्छेद 48 बात कहता है डीपीएसपी में, याद रखिएगा गांधीवादी तत्वों में। उदारवादी तत्व कौन से हैं? समान नागरिक संहिता, रट्टा मार के रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायत का गठन 40 के अंदर है, समान नागरिक संहिता 44 के अंदर है। 4 और 4 समान है, तो ध्यान रख लेना, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 बात करता है, उदारवादी तत्व इन्हें माना गया है। अगला, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जो मूल अधिकार था उसे, वो तो हमारा मूल अधिकार था 21A में, और यहाँ पर 45 में भी कहा गया है कि छोटे बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। तो ये मूल अधिकार के अंदर भी है और डीपीएसपी के अंदर भी है, याद रखिएगा, दोनों के अंदर है। एक ऐसा जो है प्रावधान जो मूल अधिकार में भी है और डीपीएसपी में भी है। कौन सा है? छोटे बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। कौन से अनुच्छेद में है? 45 में। तो आपसे पूछ लेगा प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किन 3 अनुच्छेदों में है? तो एक तो कहोगे 21A, एक कहोगे 45 और एक कहोगे 51A में, मूल कर्तव्यों के अंदर भी है। ठीक है, तो आपको पता है कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन से। 86वें संविधान लिख लीजिए, ये वाला प्रावधान कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से छोटे बच्चों की शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, यानी कि डीपीएसपी जोड़ा गया। इधर भी अधिकार भी जोड़ा गया, डीपीएसपी भी जोड़ा गया। कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक करना, मतलब कृषि करने के तरीकों में को वैज्ञानिक करना, हरित क्रांति हमने इसी पर बात करी। पशुपालन को भी वैज्ञानिक करना, है ना, उनकी नस्लों को सुधार करना, ये सभी हम कह सकते हैं कि 48। देखो वहाँ गायों वाले मामलों में 48 आया था ना, यहाँ वापस ये तो गांधीवादी में चला गया था, और इसका ये वाला प्रकार किस में आ गया? उदारवादी में आ गया। तो कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक करना, पशुओं की नस्ल सुधार करना, कृषि को हाईटेक तरीके से करना, नए वैज्ञानिक तरीके से करना, ताकि ज़्यादा अनाज उत्पादन हो। तो 48 में हम इसे याद रखेंगे। अगले देखिए, यहाँ पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना हमें याद करना है। ये किस में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। क्लियर बात? सन याद है 1976। 42वें संविधान की चौथा अनुच्छेद है, चौथा प्रावधान जो डीपीएसपी में जोड़ा गया। पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण आपको याद करना। क्लियर बात? चलो, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक आदि का संरक्षण करना, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे उनका आपको संरक्षण करना पड़ेगा। कौन सा अनुच्छेद बात करता है? 49 हमें कहता है कि आप राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जो भी वस्तुएं हैं, उन सब का आप संरक्षण करोगे। ठीक है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना। राज्य की जो लोक सेवाएं हैं उनमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखना राज्य का काम होगा। मतलब जो आरजेएस वगैरह बनते हैं, जो न्यायिक सेवाएं हैं, उनको केवल कोर्ट के अंदर रखा जाएगा, उन पर राज्य सरकार कंट्रोल नहीं रखेगी, इस बात को याद रखेंगे। आर्टिकल कौन सा है? 50। बहुत बार सीधा सीधा पूछा लेगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 50 के तहत ये बात कही गई। ठीक है, 51 में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये उम्मीद किससे कर रहे हैं? राज्य से कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, सभी के साथ दोस्ताना व्यवहार, न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाना मध्यस्थता के जरिए। ये बात कौन करता है? अनुच्छेद 51 ये बात करता है। 51 के तहत ये बात की गई है कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के तहत जो भी संधियां बनी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, संधियां हुई है, उन सब का आप पालन करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय विवाद अगर आपके पड़ोसी देशों से हैं या किसी और से हैं, तो उनको आप बातचीत से, मध्यस्थता के जरिए निपटें। मतलब कुल मिलाकर विश्व शांति की अपील किस में कही गई है? अनुच्छेद 51 में डीपीएसपी के तहत की गई है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें देखी। एक अनुच्छेद आपको देखना है जिसमें
जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जो आय प्रतिष्ठा की हमने जो सबसे पहले बात की थी वो जो था ये वाला, इसे कब जोड़ा गया, इसको कब जोड़ा गया, हम कहेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। किसको? आय प्रतिष्ठा और क्षमता अवसरों की असमानता को समाप्त करना। जो पहला ही हमने देखा था ये जो था इसे हमने कब जोड़ा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये डीपीएसपी हमने कंप्लीट करें। अब इनके बारे में थोड़ी और बात हम कर लेंगे, या फिर अगला जो चैप्टर करेंगे ना वो मूल कर्तव्य का करेंगे। तो मूल कर्तव्य एक छोटा सा पार्ट है, तो मूल कर्तव्य को ख़त्म करके डीपीएसपी और मूल कर्तव्य दोनों के जो सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को एक साथ हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने डीपीएसपी के पार्ट को कंप्लीट किया। डीपीएसपी में हमने सभी जो तत्व जितने भी शामिल किए हैं राज्य के नीति तत्व, उन सब को हमने देखा। यहाँ से सवाल बन सकता है एक एक। देखो 3 वर्गीकरण हमने कर लिए। किसको कब जोड़ा गया? एक तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, उनको याद करना है। एक 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो आपके सामने है, आय प्रतिष्ठा इनकी असमानताओं को समाप्त करना। ठीक है। और कब जोड़ा गया? एक 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जिसमें सहकारी समितियों के गठन से संबंधित बात की गई। एक 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। या तो इनके जोड़े जाने का क्रम पूछ लेगा या सीधा अनुच्छेद देके किस अनुच्छेद में किस तत्व के बारे में बात की गई है वो पूछ लेगा। तो इनके अनुच्छेद भी कोशिश करना याद हो जाए, इनका वर्गीकरण याद करना, कौन सा अनुच्छेद कौन से प्रावधान किस वर्ग में, कौन से समाजवादी में है, कौन से गांधीवादी में है, कौन से उदारवादी में है, किसका कौन सा अनुच्छेद है, और 42 में से 4 कौन से जोड़े गए याद रखेंगे, मैंने साथ साथ दिखाया है। और बाकी आपके 44वें में कौन से जोड़े गए, फिर 86वें में कौन से जोड़े गए और 97वें में कौन से जोड़े गए याद रखिएगा। इस तरीके से डीपीएसपी कंप्लीट हुए। इनके सवाल मूल कर्तव्यों के चैप्टर के साथ में वहीं अगले लेक्चर में ख़त्म करवा दिए जाएंगे। सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।